सही प्रश्न पूरे पाठ्यक्रम से था, यानी कि अध्याय 1 से लेकर अध्याय जो लास्ट अध्याय है कविता में उसमें था। पहला सवाल था कि कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है और वो कहाँ है। ये जो ये सवाल है आपका लिया गया है कहाँ से, जनतंत्र का जन्म से। इसका लेखक है कौन, रामधारी सिंह दिनकर। इनका एक और नाम है क्या, राष्ट्रकवि। अब आते हैं प्रश्न पर। सवाल है कि कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है। तो आप अगर ये कविता पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, उन्होंने इस कविता में लिखा है कि आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रसादों तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे खेतों खलियानों में। तो आज के देवता कवि की दृष्टि में कौन है, तो वही लोग हैं जो खेतों में काम करते हैं, सड़कों पर काम करते हैं, यानी सड़क वगैरह बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन में लगे हुए हैं, वो देवता हैं। किसके अनुसार, कवि के अनुसार। तो कहाँ मिलेंगे, खेतों और खलियानों में मिलेंगे। देवता कौन है, तो मजदूर है, किसान है, ये देवता है। अब आप लिखोगे कि कवि के अनुसार आज के युग में अब गरीब, किसान, मजदूर, खेतों में काम करने वाले लोग ही क्या हैं, देवता हैं। कहाँ मिलेंगे, तो सड़कों पर मिलेंगे, जो सड़कों की मरम्मत कर रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, या खेतों में काम कर रहे हैं। सबको समझ में आया। अगला सवाल है, कृष्ण को चोर क्यों कहा जाता है। तो कृष्ण को चोर कहने का अभिप्राय कृष्ण को चोर कहने का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति कृष्ण को देखता है तो उनके स्वरूप को देखकर, उनके रूप को देखकर इतना मनमोहित हो जाता है कि उनकी छवि को भूल ही नहीं पाता है। इसलिए कृष्ण को क्या कहा गया है, चित्तचोर। यानी कि जो व्यक्ति कृष्ण को देखता है तो ऐसा लग रहा है कि उसका ध्यान हमेशा कृष्ण पर ही जा रहा है, इसलिए कृष्ण को क्या कहा गया है, चोर। यानी कृष्ण के देखने के बाद ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण अब मन क्या कर रहा है, जो दर्शक है उसका मन चुरा लिए, इसलिए कृष्ण को क्या कहा गया है, चोर कहा गया। ठीक है। अगला सवाल है, वाणी कब विष के समान हो जाती है। तो अपने पाठ्यक्रम के अनुसार कि जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता है, राम का नाम नहीं लेता है, उस समय वो व्यक्ति की वाणी क्या हो जाती है, विष के समान हो जाती है। ठीक है। आगे है, संतु मछली लेकर क्यों भागा। तो इसमें विद्यार्थी गलत किया है। उसको लग रहा था कि जब संतु और लेखक जब मार्केट से मछली खरीद रहे थे तो उस समय भी वो लेकर भाग रहे थे कहीं मछली मर ना जाए। तो अधिकांश विद्यार्थी इसका वर्णन कर दिया है, जो ये गलत है, क्योंकि यहाँ वो लोग भागने का अभिप्राय यहाँ लेखक और संतु दोनों एक साथ थे उस समय, लेकिन यहाँ केवल संतु का जिक्र है कि संतु लेकर कब भागा। तो अपने कहानी में देखेंगे कि जब मछली को काटा जा रहा है और जो भग्गू नौकर है काटने वाला ही है, उस समय संतु लेकर भागता है मछली। तो क्यों भागता है, तो आप लोग लिखोगे कि संतु मछली लेकर इसलिए भागा क्योंकि वह चाहता था कि मछली को हम कुआं में डालें, अब बड़ी हो जाएगी तो उसके साथ हम खेलें, इसलिए लिखोगे। आगे, परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है और क्यों। तो परंपरा का ज्ञान उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है जो लकीर का फकीर बनना नहीं चाहते हैं। ठीक है, यानी बने हुए बनाए रास्ते पर नहीं चलना चाहते हैं। मतलब इसके अभिप्राय है लेखक का कि जो लोग बनी बनाई हुई बातें लिख रहे हैं, जो किसी अन्य लेखक की देखा देखी करके लिख रहे हैं, और अगर वैसे लोग जिनको नहीं करना है, अपने से कुछ करना है, उन लोगों के लिए परंपरा का ज्ञान क्या है, आवश्यक है। अगर वो परंपरा का ज्ञान अर्जित करेंगे तो देखेंगे कि शुरुआत में या वर्तमान तक अधिकांश लोग अपने साहित्य में, अपनी कहानी में, कविता में मजदूरों की बात नहीं किए हैं, बड़े राजाओं की बात किए हैं, बड़े बड़े लोगों की बात किए हैं। तो अगर परंपरा का ज्ञान अर्जित हो जाएगा तो अपने साहित्य के द्वारा लोग गरीबों के कल्याण की बात करेंगे, या उसमें भेदभाव नहीं करेंगे, सभी के हित की भाषा लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, तो उन लोगों के लिए आवश्यक है जो लकीर का फकीर बनना नहीं चाहते। लकीर का फकीर का मतलब क्या हुआ कि जो बने बनाए हुए रास्ते पर नहीं चलना चाहते। अब गुर्जर प्रतिहार कौन थे। तो गुर्जर, आप ये जो सवाल है ये लिया गया आपका नागरी लिपि से। कहाँ से लिया गया जी, इसके लेखक कौन है, गुणाकर मूल। कहाँ के थे, महाराष्ट्र के थे। जन्म कब हुआ था, 2000 संभवतः मृत्यु 2009 में हुई थी। ठीक है, 1935 में हुआ है इनकी। तो महाराष्ट्र के कौन से जिले में है ये भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। उस पाठ से लिया गया जिनका नागरी लिपि, इसमें संपूर्ण नागरी लिपि का इतिहास है। उसी में ये बताया गया है कि गुर्जर प्रतिहार ये बाहरी लोग थे जो संभवतः ईसा की 8वीं सदी तक भारत में आकर क्या किए, शासन स्थापित किए। अगर कोई बाहरी व्यक्ति भी लिख देगा तो वहाँ 1 नंबर आपको मिलना ही चाहिए। ठीक है। अगला सवाल है कि मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है।
तो मनुष्य बार बार नाखून काट कर ये दिखाना चाहता है कि मैं अब असभ्य समाज का जंगली व्यक्ति नहीं रहा, अब मैं क्या हो चुका हूँ, सभ्य हो चुका हूँ। इसलिए मनुष्य क्या करता है, अपने नाखून को बार बार काटता है, ठीक है, अपने आप को जंगली नहीं दिखाने का प्रयास करता है, वो बर्बर दिखाने का प्रयास नहीं करता है। उस प्राचीन युग में नहीं जाना चाहता है कि जिस युग में लोग क्या करते थे, अपने नाखूनों के द्वारा जानवरों और पशुओं को मारते काटते थे। जंगली जानवर मुझे खाना चाहिए था। आगे है कि लेखक ने वारन हेस्टिंग्स से संबंधित किस यहाँ पर व्यक्ति को किस होना चाहिए, अपने किसी लिख दिया है, किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया और क्यों। तो देखो प्यारे, जब ये उस समय का प्रशासन में हिस्सा लिए थे वारन हेस्टिंग्स अंग्रेजों के तरफ से भारत में, तो इनको संभवतः बनारसी में एक सोने से भरा हुआ एक घड़ा मिलता है। उसमें संभवतः 172 सोने के घड़े थे, जो सिक्के थे, सिक्के उसमें तो घड़ा में ही मिला था, जिसका वो सोचे थे कि ये जो सिक्का है इससे बहुत सारी ऐतिहासिक जानकारियाँ मिलेगी। तो इन्होंने खुश होकर वो कहाँ पहुँचाया, जो महारानी थी, कहाँ था, जो अंग्रेज का जो चीफ व्यक्ति था इंग्लैंड का, वहाँ पे सिक्का पहुँचा दिए कि इसलिए पहुँचाए कि मेरा नाम होगा, कोई व्यक्ति कितना ऑनेस्ट है और कितना ऐतिहासिक जानकारियों के बारे में रुचि लेना चाहता है। तो अपने नाम के लिए यहाँ से सिक्का पहुँचा दिए। कौन? वारन हेस्टिंग्स। भारत से कहाँ पहुँचाए? इंग्लैंड। किस लिए पहुँचाए थे? इसके बारे में कुछ ऐतिहासिक जानकारी मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा कि उस सिक्के को गला दिया गया और उसे सोना बना, मतलब सोना में कन्वर्ट करके कोई और वस्तु बना दिया गया। तो ये दुर्भाग्य इसलिए रहा क्योंकि अगर वो सिक्का रहता तो उसे और भी कुछ ऐतिहासिक जानकारी मिल पाती, ठीक है। तो सिक्का नष्ट हो गया। और ये प्रश्न कहाँ से लिया गया है प्यारे? तो ये प्रश्न है आपके नहीं, भारत से हमने क्या सीखा है, जिसके लेखक कौन है? मैक्स मुलर है। उसमें वो क्या दिखाने का प्रयास हुआ है? तो जितना सारे अंग्रेज लोग आ रहे हैं, युवा अंग्रेज अधिकारी कहाँ? भारत में क्या बनकर? सिविल सेवा के अधिकारी बनकर। उनको ये भारत के क्या कह सकते हो, महिमा के बारे में बता रहे हैं, भारत के गुणगान करें कि भारत कितना विविधता से भरा हुआ देश है। बात समझ में आ रहा है ना? उन्होंने कौन कौन सी किताबों का क्या बोलते हैं, हिंदी मतलब संस्कृत से जर्मन में अनुवाद किया है, सब कभी आप याद नहीं तो प्रदेश वगैरह हो गया, मेघदूतम हो गया। भीमराव अम्बेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? तो विडंबना का मतलब होता है प्यारे विडंबना, उपहास इसको बोलते हैं, उपहास का मतलब हंसी या हास्य या हंसने वाली बात। ये लेखक कह रहे हैं भीमराव अम्बेडकर कि आज के युग में, आज के युग का मतलब आधुनिक युग में, विडंबना की बात यह है कि आज भी जातिवाद की पुस्तकों की कमी नहीं है। मतलब ये है कि जातिवाद को मानने वाले लोगों की कमी नहीं है, यही आपको लिखना है और ज़्यादा एडवांस वगैरह लिखने का प्रयास नहीं है। आज भी देखिए आपके आसपास में जरूर ऐसे लोग मिल जाएंगे जो जातिवाद को खूब मानते हैं, कुछ लोग तर्क देकर मानते हैं, ठीक है। तो मेरे समझ से जातिवाद मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति जातिवाद मान रहा है तो माने, लेकिन आप प्रयास करें कि किसी के साथ भेदभाव वगैरह ना करें। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अगर आप जातिवाद को मानते हैं तो आपके साथ भेदभाव, आप किसी के साथ भेदभाव करेंगे, आपके साथ लोग भेदभाव करेंगे, क्योंकि इसके जड़ में ही भेदभाव छिपा हुआ है। इसलिए मेरे समझ से आप जातिवाद को मानेंगे ही नहीं, ठीक है। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। आपने यहाँ क्या सीखा? ये लेखक के अनुसार विडंबना की बात किया, तो लेखक के अनुसार विडंबना की बात यह है कि आज के युग में भी जातिवाद की पुस्तकों की कमी नहीं है, मतलब जाति को मानने वाले लोगों की कमी नहीं है। बुझा रहा है सबको? अगला सवाल है, कवि अपने आंसू कहाँ पहुँचाना चाहता है और क्यों? तो कवि अपने आंसुओं को सुजान के पास पहुँचाना चाहता है। इसलिए पहुँचाना चाहता है क्योंकि वो चाहता है कि मेरे विरह वेदना को जान सके और एक बार मेरे से वो भेंट कर सके, और जो मैं जिस कष्ट में हूँ उसे वो जान सके। यही सब। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए फिर मिलते हैं कभी।